नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट। मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आप लोगों को फिर से आर्थिक भूगोल के चैप्टर का कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं परिवहन, आप सब जानते हैं कि परिवहन क्या होता है ना। एक जगह से दूसरी जगह हम जब किसी भी स्थान पे कोई सामान ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत पुरानी बात है। जब इंसान डेवलप होने लगा था, विकास की ओर बढ़ने लगा था, तब वो एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या तो जानवरों का इस्तेमाल करता था, या धरती पर पैदल चलता था जो पगडंडी जैसा बन जाता था, या नदी के किनारे किनारे चलता था। तो इस तरह से उसने कोशिश करी थी ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने की, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपना सामान को ले जा पाता था। अब आते हैं अपन विश्व में परिवहन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि मेरी ये स्लाइड कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत पुराना है। मध्य युग में स्थानीय परिवहन का मुख्य साधन सड़कें थी, किंतु वे पक्की नहीं होती थी। घोड़े गाड़ियों का उपयोग होता था, पगडंडी जैसे बनी रहती थी ना, कच्चा रास्ता जिसको बोलते हैं, वो बना रहता था। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई और इस औद्योगिक क्रांति के युग में परिवहन में भी क्रांतिकारी विकास हुआ। बाद में जो है वाष्प इंजन बनने लगे और इनके आविष्कार के बाद में मोटर परिवहन विकसित हुआ। फिर परिवहन के विकास का अगला चरण खनिज तेल विद्युत परिवहन में था। इन सब ने औद्योगिक क्रांति की और कदम रखा। तो आप सब जानते हैं कि किसी वक्त जब हम बहुत पहले पीछे की ओर पलट कर देखते हैं तो स्थानीय संसाधन ही थे। हम एक जगह से दूसरी जगह या तो बैलगाड़ियों से, जानवरों से, या ट्रक से, या गाड़ियों से, छोटी मोटे खच्चर वगैरह से एक स्थान से दूसरी ओर जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा पुल बनने लग गए, काफ़ी वो भी होने लग गए, रोड्स बनने लग गई, है ना। आसान हो गया हमारे लिए एक जगह से दूसरी ओर जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवहन वास्तव में सब यांत्रिक साधनों का एक संगठन या योग है जो व्यक्ति, वस्तुओं अथवा समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होता है। यदि कृषि और उद्योग किसी क्षेत्र के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां मानी जाए, तो परिवहन उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली, यानी कि उसके अंदर जो जान डाली जाती है वो किसके द्वारा डाली जाती है? परिवहन के द्वारा। हमारे पूर्वजों ने बोला था कि ये तो हमारे देश की नर्व्स हैं, एक तरह से धमनियां हैं, जो एक जगह से अगर वो रुक जाए तो वहाँ का विकास भी रुक जाएगा। तो इस अब आपको समझ आ ही गया होगा कि परिवहन के द्वारा न केवल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता है, परंतु संस्कृति, सामाजिक और नैतिक वृद्धि भी इनके द्वारा होती है। तो सांस्कृतिक वृद्धि होती है, सामाजिक वृद्धि होती है, नैतिक वृद्धि होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति वगैरह को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर निर्भर करती है। तो परिवहन से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और काफ़ी कुछ हम अंधकार से दूर होते जाते हैं। तो इसलिए परिवहन की आवश्यकता है। परिवहन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत तरह के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशंस हैं। लेकिन बेसिकली स्थल पर, जल पर और वायु में, मतलब तीन हैं, जो कि स्थल पर, जल पर और वायु में। स्थल पर कौन कौन से हैं? मानव द्वारा, पशु द्वारा, सड़कें और रेल मार्ग इनके द्वारा। और जल पर नदियों द्वारा, नहरें, झील और सागर द्वारा। और वायु में वायुयान, रॉकेट्स, कैमरा इत्यादि के द्वारा। अब सड़क परिवहन, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि भाई सड़क क्या होता है। आपने देखा बच्चों कि सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़कें कहते हैं। वैसे तो वो पगडंडियाँ होती थी, छोटी छोटी रपटें, छोटा छोटा स्थान रास्ता होता था,
है ना। इन मार्गों पर मानव, पशु तथा विभिन्न गाड़ियों द्वारा चलना संभव होता था। फिर धीरे धीरे ये चौड़ी होती जाती थी और इनकी अवस्थिति को देखते हुए इनके ऊपर कार्य होता था और ये बड़ी बड़ी रोड बनती जाती थी, सड़क बनती जाती थी। कदाचित इनका प्रारंभिक रूप पगडंडियों से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन आवश्यकता बढ़ने के बाद में क्या होता था कि इनके उपयोग के कारण इन मार्ग में सड़कें बनने लगती थी। प्राचीन काल में तो पक्की सड़कों का अधिकतम विस्तार नगरों तक ही सीमित था और इसके अतिरिक्त आधुनिक काल के पूर्व तक सड़कों पर केवल पशु गाड़ियाँ जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी यही चला करती थी, है ना। इन्हीं का ही उपयोग किया जाता था। फिर बाद में यांत्रिक गाड़ियों का उपयोग होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आधुनिक काल में सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व विभिन्न देशों में कोल तार की पक्की सड़कों का उदय हुआ और विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियाँ चलने में आसान होता गया इधर। फिर जैसे जैसे सड़कों का विकास होता गया तो भूमि भी समतल होती गई। इसके साथ साथ सड़कों की का जनसंख्या के जमाव में भी घनिष्ठता होने लगी। आपने देखा सड़क के किनारे ही ज़्यादातर दुकानें होती हैं और लोग रहना पसंद करते हैं, है ना। तो मानचित्रों का भौतिक स्वरूप भी काफ़ी कुछ दिखने लगा, प्रकट होने लगा और काफ़ी हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगे। तो विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है, जो कि सड़क के किनारे ज़्यादा होते हैं। इस कारण मैदानों की स्थिति, जनसंख्या के घनत्व एवं सड़कों के वितरण में पर्याप्त सामने होने लगा और सड़कों का विस्तार भी इन्हीं स्थानों पर ज़्यादा होने लगा जहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, क्योंकि लोग ज़्यादा आना जाना पसंद करते थे। फिर क्या हुआ कि आधुनिक युग में केवल सड़कों का ही होना पर्याप्त नहीं था, उन पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की सुलभ प्राप्ति भी अत्यंत आवश्यक हो गई थी। तो पशु गाड़ियों की अपेक्षा क्या करने लगे, तेज चलने वाली गाड़ियों का उसके ऊपर सड़कों पर चलना ज़्यादा वो हो गया। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाली पक्की सड़कों को हम क्या बोलते हैं, हाईवेज, राजपथ। क्या कहते हैं, हाईवेज, राजपथ। और पड़ोसी देशों से राजपथ एक दूसरे से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि इंटरनेशनल हाईवे का नाम दे दिया। तो इस तरह से राजकीय सड़कों को नामकरण होने लगा। फिर छोटी व मध्यम दूरी के आंतरिक परिवहन साधनों के अंतर्गत सड़कों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और सड़क मार्गों की लंबाई के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन का विश्व के क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान है। अब रोड से जनरली तात्पर्य अगर है तो अपन ये समझ सकते हैं कि सिल्क रूट जो था वो रोड द्वारा ही था। जो सबसे पहले आपने सुना होगा कि सिल्क आता था भारत में, तो कौन से मार्ग से आता था, इन रोड के द्वारा, सिल्क रूट के द्वारा। यह परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति, ये मैं बात कर रही हूँ सीपेक की, जो अभी आप काफ़ी कुछ टीवी पे भी सुनते हो और समझते भी हो कि ये जो योजना है, परियोजना है, 2013 में चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी। और इस परियोजना में चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक और बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार BCIM गलियारा शामिल है। समझ आया बच्चों। अब आते हैं अपन विश्व की प्रमुख महामार्ग, सड़क महामार्ग, है ना। तो सबसे पहला है अपना ये विश्व के प्रमुख महामार्गों में ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग विश्व के प्रमुख महामार्गों में आता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर नगर से जोड़ता है। ये लगभग 9,600 किलोमीटर लंबा है और प्रशांत व अटलांटिक दोनों महासागरों के तटों को जोड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा अलास्का महामार्ग, यह अलास्का के एवरेज नगर से कनाडा के एडमॉन्ट नगर को जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग, ये तीसरे नंबर का है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बेडूम नगर को
एलिस स्प्रिंग व डेनेंट क्रीक से होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित उर्नादत्ता नगर को जोड़ता है। चीन राष्ट्रीय महामार्ग ये टोंजियांग महामार्ग तथा सान्या यानी कि जो कि हैनान प्रोविंस में है उसको जोड़ने वाला 5,700 किलोमीटर लंबा महामार्ग है। पांचवा है केप काहिरा महामार्ग, मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन को मिलाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग है। ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंसाइनमेंट, सबसे ज़्यादा जाल कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में है देशों के, तो उससे आपको उसकी घनत्व डेंसिटी का भी पता चल जाएगा कि सड़क, विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग कौन कौन से हैं और किधर है। फिर आता है पैन अमेरिकन महामार्ग, ये दक्षिणी अमेरिकी नगरों द्वारा मध्य अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों को मिलाने वाला मार्ग है। बेटा एक चीज़ और मैं आपको, ये मेरी स्लाइड भी बता रही है और मैं बताना चाहूँगी कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना OBOR, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। जब हम रोड्स पढ़ रहे हैं तो हमको ये जो रीसेंट टॉपिक्स हैं इनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो कि अभी चर्चा में है। चीन की इस परियोजना का उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल एवं जल मार्ग से जोड़ना है। वास्तव में चीन विकासशील पूर्वी एशिया के आर्थिक केंद्रों को विकसित यूरोपीय आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ना चाहता है। यहाँ बेल्ट से तात्पर्य एक्चुअली सिल्क रोड जो अपन ने चर्चा की थी शुरू में, आर्थिक बेल्ट से जो 3 स्थल मार्गों से मिलकर बनी है। चीन की हमेशा ये रहा है कि विकास की ओर बढ़ने की कोशिश करने के चक्कर में उसने अपनी ये परियोजनाएं शुरू की थी। जो कौन कौन से 3 वो राष्ट्र हैं? चीन मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग है वह चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर को जोड़ने वाला मार्ग। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई सड़कें हमारे पूरे काफ़ी कुछ एरियाज़ को जोड़ती है और हम इन सड़कों के द्वारा काफ़ी कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, सेफ लगता है हमको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सड़कों पे भी काफ़ी एक्सीडेंट्स और डिज़ास्टर्स हुए हैं। जो वर्स्ट डिज़ास्टर, रोड डिज़ास्टर हुआ था वो 3 नवंबर 1982 को हुआ था, जो कि पेट्रोल टैंकर एक सोवियत आर्मी के ट्रक से टकरा गया था और उसका जो एक्सप्लोजन हुआ था वो 2.7 किलोमीटर 2.7 किलोमीटर के एरिया में हुआ था और सलांग टनल अफ़गानिस्तान की उधर हुआ था। यहाँ पर कम से कम 2000 से 3000 लोग उसी समय उस एक्सप्लोजन में ख़त्म हो गए थे। एक हुआ था US रोड डिज़ास्टर जो कि 1967 में सिल्वर ब्रिज पर हुआ था, है ना, और एक हुआ था ब्रिटिश रोड एक्सीडेंट जो कि 27 मई 1975 को हुआ था ग्रासिंगटन, नॉर्थ यॉर्कशायर में, जिसने 33 लोगों को ख़त्म कर दिया था। पर फिर भी कोई बात नहीं, हम हर पहलू के दोनों एस्पेक्ट देखते हैं कि ख़राब और अच्छा डिज़ास्टर्स होते हैं, नो डाउट, गमियाँ होती हैं, लेकिन उन्नति भी होती है और हमारा ये जो पथ है हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये रोड परिवहन, सड़क परिवहन आपको समझ में आ गया होगा और आगे भी आपको जो भी कोई क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हैं। हम अगले चैप्टर को इसी के कंटिन्यूशन में अगले टॉपिक को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।